हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो लगभग हमने कंप्लीट कर ही लिया है। कुछ टॉपिक्स इसके बच गए हैं जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रा का ओरिजिन डिस्कस किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लास्ट लेक्चर में लास्ट में टॉपिक जो है वो बात कर रहे थे हम क्वांटम नंबर्स में कि क्वांटम नंबर्स क्या है। तो क्वांटम नंबर्स के जो 3 नंबर्स हैं, यानी कि 4 तो क्वांटम नंबर हैं, 3 जो है वो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो आज हम आगे इसको बढ़ाएंगे, आगे डिस्कस करेंगे एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर को। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें एटम के एड्रेस के बारे में बताते हैं। जैसे हम हैं तो हम कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से स्ट्रीट में हमारा घर है, कौन से हाउस नंबर हमारा कौन सा फ्लैट नंबर है, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट एड्रेस होता है। वैसे ही एटम का जो कंप्लीट एड्रेस है वो देते हैं ये क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताता है, एटम का नहीं, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस। तो यहाँ पर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द मेन एनर्जी लेवल ऑफ शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, यानी कि शेल जिस मेन एनर्जी लेवल में या जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है उसके बारे में ये हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया, तो ये 2n² से हम निकाल सकते हैं, जहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी कैसे हम अलग अलग, जैसे K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है, O शेल है, P शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं ये भी हमने देख लिया था। क्लियर है? तो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है 2n²। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा, एक बार आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर है तो n की वैल्यू अगर 1 है, K कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर 2 है तो L शेल कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 है तो M शेल कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर 4 है तो n शेल कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही n की शेल अगर n की वैल्यू अगर 5 है और तो हमारा जो शेल रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे 2n² के फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हमने ये सारे निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं यहाँ पर। वैसे ही हम निकाल सकते हैं आगे और भी। क्लियर है इतना? चलो, ये तो ईजी था। आगे बढ़ते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर की तरफ। एजिमुथल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसको जो है एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हम क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था। बाकी जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में या सबशेल के बारे में बताता है। एन हमें शेल के बारे में बताता है, तो एल हमें सबशेल के बारे में बताता है। ठीक है, ऐसे आप याद रख लोगे इसे। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है n से n पर डिपेंड करती है, 0 से n-1 पर। ठीक है, L की जो अलग अलग वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2। जैसे हमने n की वैल्यू डिस्कस की थी, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। वैसे ही L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। रिप्रेजेंट द डिफरेंट सबशेल, जो अलग अलग सबशेल दिखाते हैं, 0 यानी कि S, 2 यानी कि P, 3 यानी कि D, इस तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट विद इन द शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, तो ये n की वैल्यू के बराबर होते हैं। अगला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद इन ईच सबशेल इज गिवन बाय 2l+1, और ये हमारा पास फॉर्मूला है, इससे जो है हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने।
क्लियर है? इतना इतना समझ में आया? चलिए, तो ये बात हो गई एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अच्छा, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम देखेंगे कि एल की वैल्यू कितनी होगी। तो एल की वैल्यू क्या होगी, मान लो मान लो एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो हम अभी निकालेंगे, उससे पहले आपको इतना नोट कर लेना। एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। देखो, एन की वैल्यू अगर 1 है तो शेल होगा के, और एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेके n-1 तक। देखो 0 टू n-1, ठीक है, ये होगी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो पहला आ रहा है 0, और 0 क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाती है, 0 वैल्यू। तो यानी कि सब शेल का नोटेशन क्या होगा, 1s। टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, 1। और इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा होता है s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है। ठीक है, अगला है हमारा 2, जहां पर एल अगर हम देखें तो 0 से लेके 1 तक होगा, यानी कि 0 और 1, यानी कि ये होगा हमारा 2s और 2p। ठीक है, जहां पर टोटल सबशेल कितने हैं, 2 है, और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, देखो s में तो 1 आ सकता है, सॉरी 2 आ सकते हैं, और 2p है, यानी कि 2p हमने ले लिया है। ठीक है, 2p में कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, यानी कि 3 बॉक्सेस होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है, s और p समझ में आया? इस तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, जैसे n की वैल्यू है 3, ये हो गया m शेल, ये हो गया 0, 1 और 2, ये हो गया 3s, 3p और 3d। इस तरीके से सब शेल कितने हो गए, 3 टोटल। क्लियर है इतना? इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 2 इंटू 2l प्लस 1। इस तरीके से आप निकाल सकते हो वैल्यू। क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो देखो, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया, एजिमुथल क्वांटम नंबर देख लिया। ठीक है, दोनों समझ में आ गया, दोनों को रिलेट करना आ गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब यहाँ पर क्या है, देखो इसको डिनोट किया जाता है m से। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है, डिस्क्राइब करता है इसको। तो जैसे हमने देखा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, तो वहां वो हमें बताया था शेल के बारे में। एजिमुथल क्वांटम नंबर बताया था सब शेल के बारे में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा ऑर्बिटल के बारे में। क्लियर है? ठीक है, चलिए। Its value depend upon the value of L and ranges from -1 to +1 इंक्लूडिंग 0। तो 0 को इंक्लूड करके -1 से +1 तक की वैल्यूज होती है। ठीक है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर्टिकुलर सबशेल इज गिवन बाय 2l + 1 वैल्यू। तो फॉर्मूला यहाँ पर है 2l + 1 वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू अगर 1 है, शेल हमारा k होगा, l की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ m कितनी होगी, 0। ऑर्बिटल कितने होंगे सब शेल में, 1, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 होंगे। क्लियर है? वैसे यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे l होगा, यहाँ पे होगा 0 और 1, यहाँ पर क्या होगा, -1, 0 और +1। ठीक है, ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 और 3। यहाँ पर 1 ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर 3 होंगे। जैसे यहाँ पे हमें पता है s में तो 1 ही होता है, यहाँ पर s में तो 1 होगा, और p में होंगे 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, 2s और 2p, ये तो बन रहा है। ठीक है, कितने ऑर्बिटल टोटल कितने हैं, 4 है, 3 और 1 4, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4 है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आप कर लो। अगर यहाँ पर नंबर कितना होता, 3 होता, तो ये हो जाता m, फिर आप कर लेते 0 1 to 2s 2p। ठीक है, 2d 3d इस तरीके से आप कर लेते,
एस पी और डी आ जाते, फिर ये हो जाता है यहाँ पर अलग, चेंज हो जाता है यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है? चलो इतना आप नोट कर लो पहले इसको। तो चलो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर n की वैल्यू 3 है, देखो 2 तक तो यहाँ पे निकाला हुआ है, अगर n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू क्या होगी? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है, यानी कि हो सकता है 3s 3p और 3d। m की वैल्यू क्या होगी? ये होगा हमारा m जो कि है 0, p में क्या होगा? 0, -1 0 +1, d में क्या होगा? 0 +1 +2 -1 -2, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसी 4 होगी तो 4 में आप लिख सकते हो f इंक्लूड कर लोगे उसमें, ठीक है। 2 है तो 2 में हमने 2 ही इंक्लूड किए हैं, s और p, इस तरीके से, ठीक है। 3 में हमने इतने इंक्लूड कर लिए। अगर 4 हो तो 4 में भी आप कर सकते हो s p d f, यानी 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से कर सकते हो। फिर m की वैल्यू भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, इतना आप कर सकते हो। तो तीनों क्वांटम नंबर आपको समझ में आए। अब हमारा एक क्वांटम नंबर बच जाता है जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो उसको आगे देखते हैं। अगला है स्पिन क्वांटम नंबर, जो एस से डिनोट किया जाता है और ये डिस्क्राइब करता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने ही ओन एक्सिस में स्पिनिंग के बारे में बताता है, ठीक है। इट हैज ओनली 2 वैल्यूज, इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज यानी कि एक होती है +12 और एक होती है -12। +12 फॉर क्लॉकवाइज मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रेप्रेजेंटेड बाय अप हीटेड एरो। तो ये जो +12 है इसे रेप्रेजेंट किया जाता है अप हीटेड एरो से, ठीक है, जो क्या दिखाता है? क्लॉकवाइज मोशन दिखाता है एक इलेक्ट्रॉन का। जबकि ये जो -1/2 है इसे जो है डाउन हेडेड एरो से इस तरीके से दिखाया जाता है, डाउन हेडेड एरो। ये अप हेडेड एरो, ये है डाउन हेडेड एरो, इस तरीके से, या आप इस तरीके से भी हम दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रेप्रेजेंटेड डाउन हेडेड, इससे डाउन हेडेड से ये दिखाया जाता है। क्लियर है इतना? तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में फिल नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल हमेशा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए स्पिन। तो कैसे फिल करेंगे? यह गलत तरीका। हमेशा इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज है तो एक इलेक्ट्रॉन को हमें रखना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक का हेड अगर ऊपर है तो एक का हेड हमें रखना है नीचे की तरफ। तो यही है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको बहुत इजीली हमने समझ लिया है। इतना ही आपको इसमें समझना है, बाकी आप पहले इसे नोट कीजिए। चारों क्वांटम नंबर अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे। क्या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझेंगे? पहले आप स्पिन क्वांटम नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि काफी इजी है। थोड़ा समझते हैं इसको। This principle states that no two electrons in atom have the same value of all 4 quantum numbers, यानी कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होगी, यानी कि उनकी जो स्पिन है वो हमेशा कैसी होगी? अपोजिट होगी। इसका मतलब ये है have same value of principal if they have same value of principal azimuthal magnetic quantum number but they have different value of spin quantum number, यानी कि अगर किसी के पास ये तीनों वैल्यू सेम भी है तो उसका स्पिन अलग होगा। अगर स्पिन सेम है तो इनमें से कोई वैल्यू अलग होगी, यानी कि किसी में भी जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे 4 क्वांटम नंबर है, उनकी सेम वैल्यू नहीं होगी। चारों की वैल्यू सेम कभी भी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखो फर्स्ट और सेकंड में देखें तो n की वैल्यू भी सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, यानी कि ये तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू भी सेम है। ये हमारा है एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू भी सेम है। ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू भी सेम है। ये तीनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन स्पिन की वैल्यू अगर आप देखो कैसी अलग है। ये है +12, ये है -12, ये है क्लॉकवाइज वाला, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है।
यानी कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम का जो चारों क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, जो चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है, एक ना एक डिफरेंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि अगर ये तीनों सेम भी है तो स्पिन क्या होगी, अलग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हीलियम मॉलिक्यूल लिया है, इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2। फॉर वैलेंस शेल इट हैज 1s2, फॉर वैलेंस शेल 1s2। ठीक है, तो इस तरीके से पहला इलेक्ट्रॉन ये होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है। जैसे अगर हम बात करें हीलियम की, बात करते हैं फिलहाल, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी भी फिल नहीं किया जाएगा, ना ही हीलियम में ऐसे कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। ठीक है ना, सेम स्पिन हो गई है ना ये, इस तरीके से ना तो ऐसे भी नहीं फिल किया जाएगा, ऐसे ये भी क्या है, सेम स्पिन है, ना ही ऐसे फिल किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सेम स्पिन ही तो है सबकी। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। क्लियर इतना कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या, बहुत इजीली हमने इसको समझ लिया है। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है, चलिए इतना समझ में आ गया। नोट कर लीजिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हुंस रूल को। नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुंस रूल के बारे में। अब हुंस रूल क्या है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वेरियस सबशेल टेक प्लेस ओनली व्हेन ऑल द पॉसिबल एटॉमिक नंबर कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी कि पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब सारे जितने भी हमारे पास ऑर्बिट है उनमें क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, सारे जो सबशेल है उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हो। यानी कि मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है जैसे मान लो हमारे पास P वाला है, ये P है, ठीक है, तो इसमें हम मान लीजिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे। हुंस रूल क्या कहता है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने हैं तो किस तरीके से किए जाएंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया जाएगा, 1 2 3, फिर जो है पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। यानी कि हुंस रूल कहता है पेयरिंग ऐसे ही स्टार्ट नहीं होगी, पहले क्या होगा, सबको हाफ फिल्ड कर लिया जाएगा। जब सब हाफ फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल of various subshell takes place only when all possible atomic orbital contain single electron। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्बिटल हैं उनमें क्या होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की, ऐसे फिल नहीं कर सकते, पहले हमें हाफ फिल्ड इसको करना ही करना है। उसके बाद जैसे मान लो हमारे पास डी वाला है, अब यहाँ पर हमें भरने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्या हम ऐसे फिलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हम फिलिंग नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसे हाफ फिल करने की कोशिश करेंगे। 6 है, 7 भरने हैं तो 1 2 3 4 5 6, देखो 5 यहाँ तक भर लिए, फिर यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट, 6 और 7, इस तरीके से ये वाला हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें ये फिल करना है। ठीक है, तो ये कहता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सिंस द प्रिंसिपल अवॉइड द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज फार एज पॉसिबल, सो दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पेयरिंग। तो इसको जो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पेयरिंग भी बोल सकते हैं। चल, तो नाइट्रोजन जैसे 1s2 2s2 2p3 ये है, तो s में तो 2 भर लिए, 2s में भी 2 भर लिए, 3p में इस तरीके से नहीं भरा जाएगा, क्योंकि देखो 2 यहाँ पर भर लिए इसने, 1 यहाँ पर भर लिया, नहीं, कैसा भरना था, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, इस तरीके से फिल करना था, है ना। 3 भरने हैं तो कोशिश करनी है कि क्या हो, हाफ फिल्ड हो, क्योंकि हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। जो ये वाला मेथड है ये करेक्ट मेथड है फिलिंग का।
तो हुंड्स रूल आपको समझ में आया, नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है ऑफबाउस प्रिंसिपल। ऑफबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है? लैटिन वर्ड ऑफबाउ मीन्स बिल्ड अप और टू कंस्ट्रक्ट। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना, बिल्ड अप करना। तो दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग अप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। इसको बिल्डिंग अप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो प्रिंसिपल कहता क्या है? द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वेरियस सबशेल टेक प्लेस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को कब फिल किया जाएगा? इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल किया जाएगा। कि जो सबसे कम जिसकी एनर्जी है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। ठीक है। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, यानी कि जिसकी एनर्जी लो है उसको पहले फिल किया जाएगा, फॉलोड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सब्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग एनर्जी। फिर उसमें भरा जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। मान लीजिए 1s और 2s, 1s और 2s में से 1s की एनर्जी क्या है? कम है, तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 2s की एनर्जी ज्यादा है, फिर 2s में भरा जाएगा। ठीक है। तो हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरना है। ठीक है। तो इसका एक ट्रिक भी है, हम इसको खैर निकाल भी सकते हैं। n+1 इस फॉर्मूले से। ठीक है। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन n+1 सब रूल, वेयर n क्या है? प्रिंसिपल, और एल क्या है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो केस 1 में अगर हम देखें, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज फिल्ड फर्स्ट। तो जिसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या है? लो होगी, वो पहले भरा जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो 3d और 4s में, तो 3d में n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू तो 2 है ना, 0 1 2 2 है। ठीक है। 4s में देखो n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू तो 0, क्योंकि s है ना, s के लिए वैल्यू क्या होती है? 0, d के लिए क्या होती है? 2, p के लिए 1। ठीक है। और f के लिए 3, और d सॉरी d के लिए 3, सॉरी d के लिए 2, f के लिए 3। तो चलो n प्लस एल यानी कि ऐड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 5, इसकी वैल्यू आ रही है ज्यादा, 4। ठीक है। तो यानी कि 4 वाला जो है वो पहले भरा जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है। और जो 3d वाला है वो बाद में भरा जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो 4s हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन 3d, सो इट इज फिल्ड फर्स्ट। तो देखो, अगर आप देखो 4s तो बाद में आ रहा है ना, 3d पहले आ रहा है, लेकिन 4s की एनर्जी कम है। समझ में आया? अबाउट प्रिंसिपल हम पढ़ क्यों रहे हैं? वैसे तो बहुत इजी है, हम 1s 2s 3s 4s तो हमें पता ही है, लेकिन हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करना है कैसे भी। ठीक है। जैसे हम जानते हैं, ये हमारे पास है 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं फिल करना है कि पहले 1s में करा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, 3d में। नहीं, हमें यहाँ पर चेक करना है कि एनर्जी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। जिसकी कम है उसमें फिल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा 3d 4s 4p और 4d। तो अभी हमने 3d और 4s में देखा ना कंपैरिजन, 4s की एनर्जी क्या थी? कम थी। तो इसका मतलब क्या है कि पहले किसे भरा जाएगा? पहले 4s को फिल किया जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या है? कम है। क्लियर है? इतना इतना समझ में आ रहा है? जिसकी एनर्जी कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा, जिसकी ज्यादा होगी उसे बाद में फिल किया जाएगा। ठीक है। चलिए, इसकी ट्रिक भी हम सीखेंगे इजीली कैसे कर सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम भी देखेंगे। इतना पहले नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा केस है, एटॉमिक ऑर्बिटल है सेम वैल्यू। अच्छा, जहां पर n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी तो वहां पर हम लेंगे n इज फिल्ड फर्स्ट। तो जिसकी वैल्यू n की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल किया जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक केस है 3p और 4s वाला केस है। तो 3p और 4s दोनों की जो वैल्यू है n प्लस एल की, वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो हम क्या देखेंगे अब यहाँ पर? हम देखेंगे यहाँ पर n को। ठीक है। अब n किसका कम है? n है 3, इसका कम है, यानी कि 4। चलिए, तो हेयर एटॉमिक ऑर्बिटल हैज सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, दैट इज 4, एंड 3p हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, सो इट इज फिल्ड फर्स्ट देन 4s। तो 3p की n की वैल्यू क्या है? कम है, इसकी n की वैल्यू ज्यादा है, तो 3p जो है वो पहले भरा जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस है वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे दो केस हमने देखे। ठीक है।
दोनों केस में से पहला केस तो था हमें n+l की वैल्यू चेक करनी है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको बाद में भरेंगे, जिसकी वैल्यू कम है उसको पहले भरेंगे। दूसरा, अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जहाँ पर n+l की वैल्यू सेम आती है, तो वैल्यू अगर सेम है तो आपको देखना है n को, है ना, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम है उसकी वैल्यू पहले, यानी कि उसको पहले भरा जाएगा, ठीक है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 3p की वैल्यू आई कम, यानी कि 3p में n जो है वो कम है 4s से, इसलिए पहले 3p को भरा जाएगा। क्लियर है, दोनों केस समझ में आ गए, काफी इजी ये है। चलो, तो ये है हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरीके से बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलो यहाँ पर बनाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, यहाँ पर 4f आएगा, ठीक है। तो एनर्जी जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4s और यहाँ पर होगा 5s में, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 4f 4d, सॉरी यहाँ पर आ गया 4d 5p 6s, इस तरीके से। तो यहाँ पर 4f भी होगा, फिर इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। क्लियर है? तो चलो, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन सभी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा रही है। तो चलिए पहले आप क्या कीजिए, ये वाला सेकंड केस आप नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसमें जो बच गया हमारा यही हमें पढ़ना है पूरा, इसी को ही हम कंप्लीट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, वो सभी हम सीखेंगे इस चैप्टर में आगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।